हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट मेथड है स्टोरी टेलिंग मेथड। इसके अंदर टीचर बच्चे को कहानियों के माध्यम से कोई वैल्यू इनकलकेट करता है या फिर कोई नॉलेज को डिलीवर करता है। कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कोई स्टोरी के ज़रिए बच्चे को पहले समझाना शुरू करता है, देन कॉन्सेप्ट बताता है। तो इसके अंदर जो टीचर है एक रियल लाइफ स्टोरीज़ को यूज़ करता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी मनगढ़ंत स्टोरी बच्चे को सुना दूँ, ऐसा नहीं है। हम एक रियल स्टोरी बच्चे को सुनाएँगे। इसके अंदर जो लर्निंग है वो स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब इमीडिएट लेवल पे लर्निंग होती है और इसके अंदर बच्चा इजीली जो कॉन्सेप्ट है उसको असिमिलेट कर लेता है, मतलब ग्रहण कर लेता है। नॉट एप्लीकेबल ऑन एवरी सब्जेक्ट लाइक मैथ्स। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, कोई सोशल साइंस इसके ऊपर या मॉरल वैल्यूज़ बतानी है, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स के ऊपर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके अंदर जो मैक्सिम है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल है। देखिए, जब हम ईज़ी से डिफ़िकल्ट की तरफ जाते हैं, उससे बच्चा ईज़िली इन्फॉर्मेशन को गेन करता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ज़्यादा टाइम के लिए वो याद कर पाता है। ठीक है, इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, हम स्टोरी के ज़रिए बच्चे को कॉन्सेप्ट तक लेके जा रहे हैं। तो ये इसके अंदर जो ईडियम रहेगा वो साइकोलॉजिकल रहेगा। हम बच्चे के दिमाग के लेवल पे आके शुरू करेंगे पढ़ाना, देन उसके बाद जो मेन कंटेंट है वो बताएँगे। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम रहेगा वो रहेगा साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। सोशल स्टडीज़ में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हिस्ट्री बतानी है, मुझे बच्चे को बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में बताना है, तो मैं क्या करूँगी, राजा मान सिंह के बारे में बताऊँगी। ठीक है, और चेतक के बारे में बताऊँगी, जिससे उसके बाद सारी युद्ध की प्लानिंग, कैसे युद्ध हुआ, एंड में क्या रिजल्ट निकला, सब कुछ बताऊँगी। जिससे बच्चे क्या कर पाएंगे, ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे। मैं फुल एक्सप्रेशंस के साथ हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी, बच्चे उसको ईज़िली इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे। स्टोरी के ज़रिए टीचर को बच्चे की अटेंशन ग्रैब करने में बहुत ईज़ी रहता है। बच्चे को टीचर को ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करने पड़ते। जो स्टोरी होती है उसका पर्पस रहता है, मुझे बच्चे को वीमेन एजुकेशन के बारे में बताना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं झांसी की रानी का नाम ले सकती हूँ या फिर मदर टेरेसा का नाम ले सकती हूँ। कुछ और फेमस पर्सनैलिटीज़, अरुणा आज़फ अली, सरोजिनी नायडू, उनके बारे में बच्चों को बताऊँगी, जिससे बच्चे समझेंगे कि हाँ, जो स्टडी है वो ओनली ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर जेंडर को स्टडी करनी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन। ठीक है, तो उसके बाद जब हम स्टोरी बताते हैं ना बच्चे को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं झांसी की रानी के बारे में बताऊंगी, तो उसके अंदर बच्चे इमेजिन करते हैं कि कैसे वो, मैं बोलूँगी वो अंग्रेज़ों के साथ अकेली लड़ती हुई मारी गई। तो उससे क्या होगा कि बच्चे उस चीज़ को इमेजिन करेंगे, उनकी इमेजिनेशन पावर डेवलप होगी और साथ में उनके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी कि आगे क्या हुआ। जब हम स्टोरी सुनाते हैं ना, तो बच्चे क्यूरियोसिटी के साथ, इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। जैसे हम कोई सीरियल देखते हैं, तो हम आज का एपिसोड देख लिया, हम इमेजिन करते हैं, हम क्यूरियस हो जाते हैं कि कल क्या होगा। तो ऐसा ही बच्चों के साथ होता है जब वो स्टोरी सुनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मूवी के पार्ट 1 के अंदर आपको पता है कि क्वेश्चन रेज़ हुआ, बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा? तो जिससे क्या होगा, जो इससे सभी के अंदर क्यूरियोसिटी आई, इमेजिनेशन हुई कि क्या हुआ होगा, तो लोगों ने पार्ट 2 बहुत अच्छे से देखा। ठीक है? इससे क्या होता है कि क्यूरियोसिटी से क्या होता है कि बच्चे इंटरेस्ट के साथ क्लास के अंदर बात सुनते हैं, अटेंटिव रहते हैं। अब क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है, अब स्टोरी सुनाने का मतलब ये नहीं है कि हम एक लय के अंदर स्टोरी सुनाएँगे। हम बीच-बीच में बच्चों से क्वेश्चंस भी पूछेंगे, ताकि जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बीच में कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं, तो वो उनका हम अटेंशन बैक ग्रैब कर सकते हैं और साथ में जो क्लास का माहौल है वो पैसिव नहीं रहता, वो एक्टिव रहता है। इस ठीक है, इसके अंदर बच्चे के देखो दोनों स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। वो विजुअली चीज़ों को क्या कर रहा है, बच्चों के कौन-कौन से स्किल डेवलप हो रहे हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। वो लिसन भी कर रहा है स्टोरी को, और टीचर जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो आंसर भी दे रहा है। तो उसके दोनों के दोनों स्किल्स इस मेथड से डेवलप होते हैं। क्लासरूम के अंदर इस मेथड का क्या इफ़ेक्ट रहता है, जो टीचर है स्टोरी को ओरली नरेट करता है, बोल के मतलब
ऐसा नहीं है बुक के ज़रिए पढ़ाएगा, टीचर को स्टोरी याद होनी चाहिए, ठीक है? जिससे क्या रहता है कि बच्चे टीचर के हाथ में ना तो कोई बुक है, ना कुछ और है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है, तो उसका पूरा का पूरा ध्यान क्लास के ऊपर रहता है, ठीक है? स्टोरी का एक पर्पज़ होता है, हमेशा एक पर्पज़ के साथ स्टोरी सुनानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस वैल्यू को एक अच्छे से इनकलकेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, जो छोटे होते हम एक स्टोरी सुनते थे ना, भेड़िया आया वाली, जिसमें क्या करता है एक बच्चा होता है, वो गाँव वालों को बोलता है कि भेड़िया आया, तो गाँव वाले भागी-भागी आते हैं। सेकंड टाइम फिर वो वैसा ही करता है, फिर गाँव वाले आ जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और गुस्सा कर जाते हैं। थर्ड टाइम सच में भेड़िया आ जाता है और वो फिर चिल्लाता है भेड़िया आया, तो गाँव वाले नहीं आते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रहा होगा, जिससे बच्चे समझ जाएँगे कि हाँ, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो एंड में टीचर क्या करेगा, मोरल ऑफ द स्टोरी बताएगा। ठीक है? तो ये रहता है कि हर एक स्टोरी का पर्पस होना चाहिए, उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर तो ये बहुत यूज़फुल है बिकॉज़ छोटे बच्चे स्टोरीज़ को बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्यूरियोसिटी के साथ सुनते हैं। मेक टीचिंग अट्रैक्टिव। अब टीचर को कुछ ख़ास एफ़र्ट्स नहीं करने पड़ रहे, ठीक है? बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को चुप कराने के लिए, ठीक है? वो और उसके पास कोई ख़ास इंस्ट्रूमेंट्स भी उसको नहीं डेवलप करने पड़ रहे, कुछ वो चार्ट नहीं बनाना, कुछ मॉडल नहीं बनाना, ठीक है? उसको सिर्फ़ बच्चों को ओरली नरेट करना है और बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरे ध्यान के साथ सुनेंगे स्टोरी को, तो क्लासरूम का माहौल बहुत अच्छा रहता है। बच्चे की क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है, उसकी मेमोरी पावर भी बढ़ती है क्योंकि ऐसे जब इमेजिन करते हैं ना हम किसी चीज़ को, वो हमारे दिमाग के अंदर ज़्यादा टाइम तक रहती है और थिंकिंग पावर भी उसकी डेवलप होती है क्योंकि हम सोचते हैं हर एक स्टेप के ऊपर कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ठीक है? गुड सिविक एंड सोशल क्वालिटीज़ आर डेवलप, ठीक है? अगर इंसान बच्चे को अच्छा नागरिक बनाने के लिए हम स्टोरीज़ की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि टीचर कभी भी बुक से स्टोरी पढ़ के ना सुनाए, स्टोरी हमेशा सच्ची होनी चाहिए, हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है? उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल रहनी चाहिए, स्टोरी शॉर्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 30 मिनट की स्टोरी है तो पूरा का पूरा पीरियड ही निकल गया, ठीक है? 10-15 मिनट की स्टोरी हो और उसका जो मॉरल है फिर उसके ऊपर बात हो, ठीक है? इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और पर्पसफुल होनी चाहिए, उसका एक पर्पस रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को बताना कुछ और चाहते हैं और स्टोरी किसी और टॉपिक की तरफ जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को उसका ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। स्टोरी बच्चों के लेवल के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है? अब अगर हम 10th क्लास के बच्चे को ये भेड़िया आया वाली स्टोरी सुनाएँगे तो ऑब्वियसली ये उनके लेवल की नहीं है, वो ध्यान से नहीं सुनेंगे या फिर उनके लिए कुछ नई बात नहीं होगी, उनको इन सब चीज़ों का पता है, ठीक है? छोटे बच्चों को जब हम ये सुनाएँगे तो वो इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे और वैल्यू भी कुछ इनकलकेट करेंगे वो अपने अंदर। टीचर को बीच-बीच में इंटरेस्टिंग रहने के लिए क्लासरूम को क्वेश्चंस पूछते रहना चाहिए, ठीक है? तो ये था हमारा स्टोरी टेलिंग मेथड। अब है टेक्स्ट बुक मेथड, ये हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड है। इसके अंदर टीचर क्या करता है, टेक्स्ट बुक को यूज़ करता है सेंट्रल टीचिंग टूल के अंदर। बच्चे रीड करते हैं और टीचर क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करता है। जस्ट उसका इतना ही काम रहता है कि वो कंटेंट के थ्रू बच्चों को गाइड करता है। एक्स्ट्रा वो कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं करता। सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो वो बताएगा वो बुक में लिखा होगा, वो उसको ट्रांसलेट करेगा और एंड में बच्चों से पूछेगा कि बेटा समझ में आ गया, और बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो कहेंगे यस। तो ये पहले ऐसा मेथड यूज़ करते थे ज़्यादातर टीचर जब हम लोग पढ़ते थे। अब ये चीज़ को हम नहीं यूज़ करते, ये हम तभी यूज़ करते हैं जब बच्चों को हमने सब कुछ समझा दिया, एंड मोमेंट पे तो बच्चे टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं। ट्यूटोरियल मेथड के अंदर क्या रहता है कि हम अपनी क्लास को छोटे, अब हमारी जो क्लास है ना वो क्लास हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस कैसे है, उसमें अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स हैं, कोई बहुत ब्रिलियंट हैं, कोई स्लो लर्नर्स हैं। तो वो हम क्या करेंगे, क्लास को एक ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्लास के बच्चों को अलग तरीके से देख रहे हैं, नहीं, हम स्लो लर्नर्स के अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करेंगे, उनको अलग निकाल देंगे, या तो हम उनको एक्स्ट्रा क्लास के अंदर ही टाइम देंगे 10-15 मिनट, ठीक है, ताकि उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सके, या फिर उनको अलग से टाइम देंगे क्लास के बाद फ्री पीरियड के अंदर, या कुछ रिमीडियल टीचिंग जो कई बार स्कूल्स में 15-20 मिनट अलग से असाइन रहते हैं, उसमें हम बच्चों को गाइड करेंगे ताकि उनमें इम्प्रूवमेंट हो सके। क्योंकि
4-5 बच्चों का जब हम ग्रुप निकाल लेंगे क्लास से, हम इंडिविजुअल अटेंशन दे पाएँगे, जिससे बच्चे की इम्प्रूवमेंट ईज़िली हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, रिमीडियल टीचिंग। फोकस ऑन देयर पर्सनल डिफ़िकल्टीज़, डाउट्स एंड प्रोग्रेस। जो बच्चे हम निकाल लेंगे, हम उनकी पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर ध्यान देंगे, डाउट्स के ऊपर ध्यान देंगे, ताकि उनके अंदर जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी अच्छे तरीके से हो सके। ये टाइम कंज्यूमिंग रहता है, क्योंकि हम इसके अंदर अलग से टाइम देंगे, ठीक है? क्लास के अंदर हम टाइम नहीं दे सकते इतना, एक रोज़ तो नहीं दे सकते, 5-10 मिनट हम कभी-कभार दे सकते हैं। तो हमें अलग से क्लास के बाद टाइम देना पड़ेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है, और बड़े क्लासरूम्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड को किसने डेवलप किया था? सुकरात ने डेवलप किया था। इसके अंदर जो लर्निंग रहती है, एक्टिव लर्निंग रहती है, लेकिन ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। इसके अंदर टीचर क्वेश्चन रेज करता है, बच्चे उसका आंसर करते हैं, बस इस इतना ही रहता है कि बच्चे क्वेश्चन आंसर के, इसके अंदर जो लर्निंग रहती है वो क्वेश्चन आंसर के ज़रिए होती है। ह्यूरिस्टिक मेथड के जो फाउंडर हैं वो कौन है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको हिंदी में बोलते हैं अन्वेषण विधि। अन्वेषण का मतलब होता है कुछ खोज करना, ठीक है? जो इस ह्यूरिस्टिक मेथड का जो रूट वर्ड है वो क्या है? ह्यूरिस्को, जिसका मतलब रहता है खोज करना, ठीक है? इसको रिसर्च मेथड भी बोलते हैं और सेल्फ लर्निंग मेथड भी बोलते हैं। इसके अंदर टीचर बच्चों की हेल्प नहीं करता, टीचर सिर्फ सिर्फ बच्चों को एक प्रॉब्लम देगा, बच्चे खुद पे खुद अपने आप उसका सल्यूशन ढूंढेंगे, टीचर उनकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। लेकिन शर्त ये रहेगी, जो हम प्रॉब्लम देंगे ना, उनकी प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, तभी वो कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं कुछ कर सकते, ठीक है? तो इसके अंदर स्टूडेंट इज़ इंडिपेंडेंट डिस्कवरर। इंडिपेंडेंट डिस्कवरर अपने आप वो सब कुछ करेगा, टीचर इंटरफेयर नहीं करेगा, बच्चा पूरी तरह से स्वतंत्र होगा अपना काम करने के लिए, अपने सॉल्यूशंस ढूँढने के लिए। टीचर बहुत कम बच्चे को गाइड करेगा, जब बच्चा पूछेगा तब वो थोड़ा बहुत बच्चे को बताएगा, अदरवाइज़ वो कुछ भी नहीं बताएगा। Teacher sets a problem for the students and then aside while they discover the answer. Then वो बच्चे अपने आप उसका आंसर ढूंढेंगे। जैसे मैंने बच्चों को बोल दिया, बेटा 20 बताइए, हम कैसे मतलब 20 आपको, आपके पास जो आंसर है वो क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए, और आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशन ढूँढने हैं, जिससे हम जिन डिजिट्स को ऐड करके हम 20 बना सकते हैं। तो बच्चा क्या करेगा? 2 + 18, 1 + 6, 1 + 19, 3 + 17, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को डिस्कवर करेगा। तो बच्चा अपने आप ये करेगा, टीचर उसकी हेल्प नहीं करेगा। तो इसके लिए बच्चों को एडिशन का पता होना चाहिए, एटलीस्ट नंबर्स का पता होना चाहिए, तभी वो ऐसा कर पाएगा। तो जो इसके साथ क्या होगा, बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बनेगा, और साथ में वो सिस्टमैटिक वे से करेगा, तो उसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड की भी डेवलपमेंट होगी। इसके अंदर सेल्फ एक्सप्रेशन की पावर बच्चे की डेवलप होगी। जैसे अब मैंने बच्चे को प्रॉब्लम दी, बच्चा सॉल्यूशन ढूँढेगा, बच्चा बताएगा कि आपको इसके अंदर, मुझे इसका ये आंसर लगता है, जिससे क्या होगा, उसकी सेल्फ जो वो सोच रहा है उसको एक्सप्रेस करेगा, उसकी एक्सप्रेशन की पावर में डेवलपमेंट होगी। हाई क्लासेस में ये बहुत सही है, कम्युनिकेशन स्किल भी इससे डेवलप होंगे बच्चे के। बेस्ड ऑन साइकोमोटर लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, इसमें बच्चा करके सीखेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? साइकोमोटर लर्निंग। अब इसके अंदर स्टेप्स क्या रहेंगे? बच जो टीचर होगा बच्चे को एक प्रॉब्लम देगा, ठीक है? बच्चे को एक प्रॉब्लम दी, बच्चा क्या करेगा? एक्यूरेट रिजल्ट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा कि इसका एक्यूरेट रिजल्ट क्या हो सकता है, कुछ एस्टिमेटेड रिजल्ट की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद कंक्लूजन में वो देखेगा कि इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। पहले वो रिजल्ट ऑब्जर्व करेगा कि इसका क्या रिजल्ट होना चाहिए, देन उसके बाद एक हाइपोथेसिस बनाएगा, एक मतलब एक पॉसिबल सॉल्यूशंस को डिस्कवर करेगा, देन उसके बाद एक्यूरेट सॉल्यूशन के ऊपर जाएगा, ठीक है? इसके अंदर प्रिंसिपल क्या है? बच्चा पूरी तरह से फ्री रहेगा अपना काम करने के लिए, वो करके सीखेगा और खुद कुछ डिस्कवर करेगा नया। रीजनिंग अब बच्चे के लिए तो इतना भी, अब 9th क्लास सॉरी, अगर बच्चे सेकंड थर्ड में हैं, अगर वो 1 + 19 डिस्कवर कर पा रहे हैं ना 20 से, तो इसका मतलब क्या है? उनके लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, ठीक है? मतलब उसके जो न्यूमेरेसी स्किल्स हैं उनके पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं, ठीक है? सेल्फ स्टडी हैबिट बनेगी उसकी, क्योंकि वो अपना काम खुद करेगा, उसकी सेल्फ स्टडी की हैबिट बनेगी, और उसकी रीजनिंग स्किल्स भी क्या होंगे? बेटर होंगी। तो ये रहा हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड।
नेक्स्ट है हमारा रोल प्ले मेथड। इसको किसने डेवलप किया था? जॉर्ज ने डेवलप किया था 1969 में। इसमें क्या होगा, बच्चा किसी एक परफेक्ट फिगर का खुद एक्ट प्ले करेगा, ठीक है। देन उसके एक्सप्रेशंस को, उस एक्टर की फीलिंग्स को खुद में फील करेगा, और उसको पूरी तरह से जब वो फील करेगा तो वो कॉन्सेप्ट को, उसके रोल को अच्छी तरह से समझेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने बच्चे को क्लास में सिखाना है कि हाउ टू बिकम अ सेल्समैन, तो सेल्समैन के बारे में बताना है। तो एक बच्चा उसमें क्या बनेगा? सेल्समैन बनेगा। एक बच्चा क्या बन जाएगा? कंज्यूमर बनेगा। और उन दोनों की एक कॉन्वर्सेशन कैसे हैपन, उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन करवाई जाएगी, जिससे बच्चे को पता चलेगा कि कैसे उसको सेल्समैन, कैसे स्टार्टिंग करनी है उसको प्रोडक्ट सेल करने के लिए, और कंज्यूमर और कैसे प्राइस बताना है, और कैसे कंज्यूमर अगर ना माने तो थोड़ा बहुत उसके साथ एडजस्टमेंट भी करनी है। तो इसके अंदर, उसके अंदर कोऑपरेटिव भावना भी पैदा होगी, उसके अंदर एम्पैथी भी आएगी। उसके अंदर जो उसकी बातें हैं, जब वो कंज्यूमर के हिसाब से अपनी बातों को चेंज करेगा, उससे उसके अंदर मतलब एक इंटेलिजेंस भी, बच्चा इंटेलिजेंट भी बनेगा। तो इससे वो क्या करेगा? सेल्समैन और कंज्यूमर के रोल रोल को पूरी तरह से फ़ील कर पाएगा, और आगे नेक्स्ट अगर कहीं पे भी उसको ज़रूरत पड़ेगी तो उसको रिफ्लेक्ट भी करेगा, ठीक है। अब हमने बच्चे को बताया हाउ टू विज़िट अ डॉक्टर, तो वहाँ पे डॉक्टर बनेगा एक बच्चा, एक पेशेंट बनेगा। तो वहाँ पे बच्चे को पता चलेगा कि पेशेंट जो बच्चा पेशेंट होगा उसको पता चलेगा कि कैसे डॉक्टर को ग्रीट करना है, और कैसे सिम्पटम्स बताने हैं, और कैसे जब वो मेडिसिन्स हमें देंगे तो कैसे मेडिसिन्स के बारे में और डिटेल लेनी है कि कब हमें मेडिसिन्स लेनी है। और यहाँ जो डॉक्टर का रोल प्ले करेगा तो उसको पता चलेगा कि एज अ डॉक्टर उसको पेशेंट को कैसे सिंपैथी के साथ ट्रीट करना है, और उसको मोटिवेट भी करना है, और कैसे उसको प्रिस्क्रिप्शंस देनी है, ठीक है। और कैसे मटेरियल को, जो वो अपने सिम्पटम्स बता रहा है, उसको कैसे अपने पास से इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है। तो उसको सब कुछ पता चलेगा कि डॉक्टर कैसे डील करता है और पेशेंट की क्या भूमिका रहती है, उसको पूरी तरह से फील करेगा। नेक्स्ट टाइम जब वो कभी डॉक्टर के पास जाएगा तो वो उसी वे के साथ डॉक्टर के साथ डील करेगा, ठीक है। तो साथ में देखने वाले बच्चे भी जो रोल प्ले करेंगे वो तो सीखेंगे ही, जो देख रहे हैं वो भी बेटर तरीके से चीज़ों को अपने माइंड के अंदर रिटेन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, रेस्टोरेंट की कॉन्वर्सेशन अगर हम कराएंगे तो एक वेटर रहेगा और एक हम लोग रहेंगे, तो वहाँ पे उन दोनों की जो कॉन्वर्सेशन कराएंगे तो बच्चे को पता चलेगा कि उसको रेस्टोरेंट के अंदर जाके वेटर के साथ कैसे डील करना है, ठीक है। तो इसकी इस टाइप की लर्निंग को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग। इसके अंदर हम सोशल, समाज का कोई स्किल सिखाने के लिए बच्चे को जो सामाजिक शिक्षा देने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर बच्चा किसी सोशल पर्सन का रोल प्ले करता है। जब वो रोल प्ले करता है, उसके एक्सप्रेशंस को, उसकी फीलिंग्स को पूरी तरह से फील करता है, और उसको इन फ्यूचर उस फीलिंग, जब उसके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उस फीलिंग को वो रिफ्लेक्ट भी करता है। ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, बच्चा करके सीखता है, और कंसेप्ट उसका अच्छे से क्लियर भी होता है इस मेथड से। लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें बच्चे बार बार रिहर्सल करते हैं, तो उसको अलग से टाइम बच्चों को देना पड़ता है, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के अंदर क्या रहेगा? इसको पहले किसने डेवलप किया था? ए एफ ओसबॉर्न ने इस मेथड को डेवलप किया था। इट इज़ यूज्ड इन डेवलपिंग हायर कॉग्निटिव स्किल्स विद थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को बच्चे के अंदर डेवलप करने के लिए, उसके कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने के लिए हम क्या करेंगे? इस मेथड को यूज़ करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे? हम ग्रुप्स के अंदर बच्चे को बिठाएंगे। मान लीजिए 5 बच्चे बिठा दिए, हमने एक प्रॉब्लम असाइन कर दी, तो हर एक बच्चा उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस देगा जो जो उनको सही लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने बच्चे को बोला कि आप मुझे ये बताइए, अगर कोई प्लांट सूख रहा है तो उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? तो बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। हो सकता है मिट्टी उसके सूटेबल नहीं है, हो सकता है वेदर कंडीशन सही नहीं है, हो सकता है उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही, हो सकता है हम उसको अच्छी तरीके से वाटर नहीं कर रहे, हो सकता है जो कंटेनर है, जो मतलब जो पोट है वो सही नहीं है, उसको कीड़े लग गए हैं, या फिर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे अपने अपने माइंड के हिसाब से बोलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? बच्चे
इट इज़ यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हम बच्चे का। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल टीचर ने असाइन कर दिया बच्चों को, एक क्वेश्चन असाइन कर दिया। क्वेश्चन असाइन करने के बाद 10-15 मिनट के बाद टीचर पूछेगा कि आप अपने आंसर्स दो। तो सारे अलग अलग आंसर्स देंगे, तो वो इन सारे के सारे आंसर्स को रिकॉर्ड करेगा अपने पास। कोई बच्चे का मजाक नहीं बनाया जाएगा, कोई बच्चे से काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बच्चे का कोई आलोचना नहीं होगी उसके मेथड की। फिर उसके बाद बच्चा जब सारे मेथड्स को रिकॉर्ड कर लेगा टीचर, देन उसके बाद वो हर एक मेथड के बारे में बताएगा कि ये आप लोगों ने बातें बोली, उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बताएगा। देन उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो बच्चे के सामने रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। ओल्ड आइडियाज़ एंड सॉल्यूशंस आर नॉट इम्पोज्ड ऑन देम बाय द टीचर। इसके अंदर बच्चा फ्री रहता है कि अपनी तरफ से कुछ भी सोच सकता है। जो पुराने आइडियाज़ हैं और सॉल्यूशंस हैं वो बच्चे के ऊपर हम नहीं थोपते। अपर क्लासेस के लिए ये बहुत सही मेथड है। इसके अंदर बच्चे का जो दिमाग है ना, कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से क्लियर हो जाता है और उसके अंदर अफेक्टिव मतलब उसके इमोशंस, उसके हार्ट के अंदर भी डेवलपमेंट होती है। बिकॉज उसको पता है कि उसको किसी का भी मजाक नहीं बनाना। ठीक है। तो इससे उसके इमोशंस के अंदर भी डेवलपमेंट होती है। इसके अंदर हेड और हार्ट दोनों की डेवलपमेंट होती है बच्चे की। ठीक है। और इसके अंदर बच्चा जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चा बाद में आंसर करेगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होते हैं। और साथ में जब वो उसकी प्रेज़ होती है, हम उसकी आलोचना नहीं करते, हम उसके ऊपर नहीं हँसते, तो उसका कॉन्फिडेंस भी हायर लेवल पे जाता है। तो ये मेथड एक बहुत अच्छा मेथड है ऑसबॉर्न का, जिसको हम हाई क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास। होप सो आपको सारे मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।